हेलो एवरीवन, ये मेरा लेक्चर नंबर 21 है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया एक ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है, तो फिर से बता देते हैं थोड़ा सा कि वैसा एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एक सबसेल ऑफ द एंटी पेनल्टीमेट सेल जाता है उसको हम लोग कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स फ्रॉम द आउटसाइड। और अगर बोले हम कि एंटी पेनल्टीमेट सेल क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि थर्ड लास्ट सेल को हम लोग बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल या फिर N-2 सेल को बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल। अगर बोले कि एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, तो मैंने आपको बताया कि इनका एफ सबसेल पार्शियली फिल्ड होता है, या फिर बोले कि ये ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के बीच में से आते हैं। और हम जानते हैं कि ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 यानी ग्रुप 12 को छोड़ के ग्रुप 11 तक को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट वैसा एलिमेंट जिसका डी सबसेल पार्शियली फिल्ड हो, या तो एटॉमिक स्टेट में या फिर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ऐसे को हम लोग बोलते थे ट्रांजिशन एलिमेंट। या फिर बोल सकते हैं कि जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट का प्रॉपर्टी होता है वो इन बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक होता है, क्योंकि डी ब्लॉक का जो अरेंजमेंट है पीरियोडिक टेबल में वो इन बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक है। तो कोई भी प्रॉपर्टी होगा वो इन दोनों के किसी से कम होगा, किसी से ज़्यादा होगा। तो इसीलिए भी पुराने डेफिनेशन के अनुसार ट्रांजिशन एलिमेंट इसीलिए बोलते थे क्योंकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में था डी ब्लॉक। तो अगर इसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इससे ज्यादा होगा, लेकिन इससे कम होगा। तो कोई भी प्रॉपर्टी सबसे बड़ा साइज होता है एस ब्लॉक एलिमेंट का, सबसे छोटा होता है पी ब्लॉक एलिमेंट का। तो डी ब्लॉक का क्या होगा, एस से कम होगा, लेकिन पी ब्लॉक से साइज का ज्यादा होगा। तो इसका जो भी प्रॉपर्टी होता है पुराने डेफिनेशन के अनुसार, इसीलिए इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते थे। लेकिन मॉडर्न अभी जो चला हुआ है डेफिनेशन, तो उसमें बोलते हैं कि वैसा एलिमेंट जिसका डी सबसेल पार्शियली फिल्ड हो या फिर पार्शियली फिल्ड हो या तो एटॉमिक स्टेट में या फिर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। और जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोले क्योंकि ये ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के बीच में से आता है ए ब्लॉक एलिमेंट, इसलिए हम उसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब मैंने आपको बताया कि डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है N-2 F 1 से लेके 14 तक, N-1 D 0 से लेके 1 तक, और NS2 होता है, राइट, जिसमें ये वैलेंस सेल, आउटरमोस्ट सेल, लास्ट सेल, पेनल्टीमेट सेल, सेकेंड लास्ट सेल, इसको कहेंगे हम लोग थर्ड लास्ट सेल या फिर एंटी पेनल्टीमेट सेल, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैंने बताया आपको कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को दो सीरीज में बांटा गया है, एक लैंथेनॉइड्स और एक एक्टिनॉइड्स। तो लैंथेनॉइड्स को हम लोग फोकस कर रहे थे कि लैंथेनॉइड्स कहते हैं कि जो 14 एलिमेंट्स होता है दैट इज फ्रॉम सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक, वो फॉलो करता है लैंथेनम को, और लैंथेनम के सबसे नजदीक होने के कारण इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं लैंथेनॉइड्स। और उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है जेनॉन 4F1-14 5D0-1 और 6S2। आज बात करने जा रहे हैं कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है और उनका सिंबल क्या है और उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले 3 कॉलम बना लेते हैं, एक एलिमेंट्स का, एक उसके सिंबल का, एक उनके एटॉमिक नंबर का, और एक बना लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। एलिमेंट्स है तो फिर 14 कॉलम बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5
तो एलिमेंट के बारे में बात करें तो लैंथनम आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन रिजेंबल करता है इसलिए इसको लिखे हैं, अन्यथा ये ए ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। लैंथनम के बाद सीरियम के बाद प्रेसियोडाइनियम, फिर नियोडाइनियम, ओके, फिर है आपका प्रोमिथियम, फिर है आपका सैमेरियम, ओके, उसके बाद है यूरोपियम, फिर है गैडोलिनियम, लैंथनम, सीरियम, प्रोमिथियम, प्रेसियोडाइनियम, नियोडाइनियम, प्रोमिथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायस्प्रोसियम, ठीक, फिर है हार्नियम, फिर है आपका इर्बियम, फिर है थूलियम, फिर है इटर्बियम और लास्ट में है लुटेशियम। लिख देता नाम, तो इसका यहाँ पे लिखेंगे लैंथनम, ये है सीरियम, ये है प्रेसियोडाइनियम, ये है आपका नियोडाइनियम, ये है आपका प्रोमिथियम, ये है आपका सैमेरियम, ये है आपका यूरोपियम, ये है आपका गैडोलिनियम, ये है आपका टर्बियम, ठीक, ये है डायस्प्रोसियम, ये है आपका हार्नियम, ये है इर्बियम, ये है आपका थूलियम, ये है आपका इटर्बियम एंड द लास्ट वन लुटेशियम। ये आपका एलिमेंट है। अगर एटॉमिक नंबर देखें तो ये 57 है, ये 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, सॉरी 57 के बाद ये तो आपका 72 से आपका डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाता था, तो ये हो गया आपका 58, 59, 60, 1, 2, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड द लास्ट वन 71। क्योंकि देखिए ऐसा कुछ था आपका कि ग्रुप 3 और एक तरफ ग्रुप 1 था 4, ठीक, और ग्रुप 4 से लेकर आप चले जाते हैं ग्रुप 12 तक, तो यहाँ पे आपका था सबसे पहले स्कैंडियम, फिर इटेरियम, फिर लैंथनम, फिर एक्टिनियम, और यहाँ बात करें तो टाइटेनियम, फिर जिरकोनियम, फिर हाफनियम और फिर रदरफोर्डियम, राइट। तो यहाँ पे जब आप देख रहे थे तो कोई गैप नहीं दिख रहा था इसमें, लेकिन यहाँ 57 के बाद 72, तो डेफिनेटली 58 से लेके लुटेशियम 71 तक आपका ए ब्लॉक है, तो यही यहाँ पे लिख रहे हैं 58 से लेके 73 तक। यहाँ पे एज यूजुअल 89, इसका 104, तो थोरियम में लिखेंगे 90 से लेके लॉरेंसियम यानी 103। तो डी ब्लॉक जो था वो स्कैंडियम, टाइटेनियम, यानी टाइटेनियम से लेके आप चले जाइए जिंक तक, इटेरियम, जिर्कोनियम से लेके कैडमियम तक, लैंथनम के बाद डी ब्लॉक में हाफनियम, और हाफनियम से लेके मर्क्यूरी तक, एक्टिनियम के बाद रदरफोर्डियम, और रदरफोर्डियम से लेके कॉपरनिशियम तक डी ब्लॉक था। तो ये जो बीच का है इसको लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर ए ब्लॉक एलिमेंट या फिर लैंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स के नाम से जानते हैं, जो आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिए तो मैंने जनरल बताया कि जेनॉन 4f 5d6s। अगर आप इलेक्ट्रॉन भरना आपको सबसे पहले पड़े तो n+l के हिसाब से, n+l रूल के हिसाब से आप कैसे देखिएगा, तो n यहाँ पे हो गया आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l जो हो गया वो आपका हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर, ठीक। तो यहाँ पे l का मान अलग अलग सबसे लेकिन अलग अलग होता है, s के लिए, p के लिए, d के लिए और f के लिए। इसके लिए l का मान 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2 और f के लिए 3 होता है।
n प्लस l जो है वो एनर्जी का डिसाइड करता है किस सब सेल का एनर्जी कितना है। और हम लोग अबव प्रिंसिपल के अनुसार जानते हैं कि जिसका लोअर एनर्जी होगा वो सबसे पहले फील्ड होगा, हायर एनर्जी सबसे फील्ड लेटर बाद में हम करेंगे रिस्पेक्टिव टू किससे, लोअर से। तो अगर हम लोग बात करें n प्लस l के हिसाब से, तो अगर आप सबका निकालिए 4f 5d और 6s में, राइट। तो इसका 6 प्लस 0, इसका 5 प्लस 2, इसका 4 प्लस 3, इसका भी क्या होगा 7, इसका 6। सबसे कम एनर्जी 6s सबसेल का है, तो जितना भी होगा सब में आप 2-2s में भर देना है आपको, जितने भी यहाँ पे ब्लॉक एलिमेंट है। अब बात करते हैं हम लैंथनम के केस में 4f और 5d, तो इसका भी साथ इसका भी साथ है। तो बताए थे जिसका n ज़्यादा होगा उसका एनर्जी भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे 5d है या 4f है, तो इसका n 5 है, इसका n 4 है, लेकिन यहाँ पे दोनों का एनर्जी सेम दिख रहा है, लेकिन n के हिसाब से 5d की एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए लैंथनम के किस में, केस में 4f में, लेकिन नहीं, यहाँ पे 5d का लैंथनम में 5d का एनर्जी कम होता है दैन दैट ऑफ 4f, इसीलिए हम लोग लैंथनम में एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं और f में नहीं होता इसका इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम 4f में नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका जेनॉन 4d1 और 6s2 लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन जब बात करें हम सीरियम का, राइट, सीरियम का बात करें तो सीरियम में लिखते हैं हम लोग जेनॉन 4f 5d 6s में तो 2 भर देंगे। अब हम लोग सीरियम में देखते हैं कि जैसे d सबसे एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेता है, तो यहाँ पे 4f और 5d का एनर्जी करीब करीब सेम होता है, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा 4f में, इसीलिए सीरियम को हम लोग f ब्लॉक एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जब बात करें प्लाज्मोडियम का, जेनॉन 4f 5d 6s, तो 6s में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो यहाँ पे क्या होता है कि 4f और 5d में एनर्जी कम 5f का है, तो सॉरी 4f का है, 5d और 4f में एनर्जी किसका कम है, 4f का, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में जाना चाहिए, बिल्कुल जाएगा। तो 5d अपना इलेक्ट्रॉन जो है वापस लौटा देता है 4f को, तो ये बन जाता है 0 और ये हो जाता है 3। अब यहाँ से कंटिन्यू जो है वो आपका f में इलेक्ट्रॉन जाएगा और d में 0 होता है, सिर्फ 2 को छोड़ के, एक गैडोलीनियम को और एक लुटेशियम को। ऐसा होता है इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि द कंप्लीटली फील्ड और द कंप्लीटली वैकेंट हाफ फील्ड और फुल फील्ड 4f सबसेल ईच मोर स्टेबल। जैसे f सबसेल हाफ फील्ड या फुल फील्ड हो जाता है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन उसका जो है वो d में जाने लगता है। एक्सेप्शनली सिर्फ गैडोलीनियम और लुटेशियम के केस में ही लैंथेनाइड में ऐसा होता है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि जेनॉन 4f 5d 6s, ये आपका सबके लिए हो जाएगा। और तो आप जान लें कि 6s में 2 इलेक्ट्रॉन भराएगा ही। Xenon 4f 5d 6s2, Xenon 4f 5d 6s2, Xenon 4f 5d 6s2, Xenon 4f 5d 6s2। चलिए इलेक्ट्रॉन भरते हम लोग। 60 है, 54 हो चुका है, 2 56, इसका 0 तो यहाँ पे 4, यहाँ 0 तो यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक, यहाँ पे 0, ठीक, 54 और 2 56, 0 यहाँ पे हो जाएगा 6।
54 2 56, यहाँ भी 0, यहाँ हो जाएगा 7। ओके, यहाँ भी देखिए 54 2 56, यहाँ भी हो जाएगा 7। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि 64 है तो 54 56 और 7 कितना, 54 और 7 61 और 2 63, तो एक यहाँ पे हो गया 64। यहाँ पे देखिए ऐसा क्यों किया, यहाँ पे 8 क्यों नहीं रखे? 8 इसलिए नहीं रखे क्योंकि हाफ फील्ड में 4f सबसेल जो होती है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, डी में। अब यहाँ पे 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0, लेकिन यहाँ जब 14 या 15 तो ये रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लास्ट इलेक्ट्रॉन दे देंगे डी में। ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया कि जेनॉन 4f13 ये पूरा f सबसे फुलफिल्ड हो गया, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो हम लोग क्या किए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डी को दे दिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा था कि द कम्प्लीटली वैकेंट मतलब F0 हाफ फील्ड दैट इज F7 और फुल फील्ड दैट इज F14 जो होती है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम लोग सिर्फ गैडोनीनियम और ल्यूटेशियम के केस में एक इलेक्ट्रॉन डी को दे रहे थे हम लोग। फिर से समझ लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि जेनॉन 5d6s या तो 4f का एनर्जी कम है तो जाना चाहिए डी में, लेकिन 5d का यहाँ एनर्जी 4f से कम होता है, इसे लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में डालते हैं, इसलिए उसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोले। यहाँ पे क्या होता है कि जब 5d एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेता है 5d सबसेल, तो हम लोग लास्ट इलेक्ट्रॉन डालते हैं f में, और जैसे यहाँ पे 4f का एनर्जी कम होता है 5d से, तो 5d अपना इलेक्ट्रॉन रिवर्स कर देता है किसको, 4f को, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिखते हैं। और जिस वक्त यहाँ से कंप्लीटली हम लोग f में भरने लगते हैं, सिर्फ गैडोनीनियम में हाफ फील्ड हो जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन डी में दे देते हैं, या फुल फील्ड हो जाता है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम लोग डी में दे देते हैं। यही इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स। तो उसमें सबसे पहला आता है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई ऑफ लैंथेनॉइड्स। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि जब हम लोग मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड, तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसेल में बढ़ता है, जिसके कारण जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन शो करते हैं, जिसके कारण एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई घट जाता है। मीन्स बोल सकते हैं ड्यू टू इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई घटता है। इस घटना को हम लोग लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से यहाँ पे जानेंगे। दैट इज कहने का मतलब हुआ कि जब जब मूव करेंगे फ्रॉम किधर, लैंथेनॉइड सीरीज दैट इज लैंथेनम से किधर, ल्यूटेशियम की तरफ, तो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई धीरे धीरे घटने लगता है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एफ सबसेल एंड ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। और हम लोग जानते हैं कि 4f सबसेल का या f इलेक्ट्रॉन का शिल्डिंग इफेक्ट सबसे पुअर होता है। क्यों? क्योंकि f ऑर्बिटल काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी लार्ज होता है, काफ़ी डिफ्यूज्ड होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, इसलिए उनका शिल्डिंग इफेक्ट सबसे पुअर होता है। f इलेक्ट्रॉन का शिल्डिंग इफेक्ट पुअर होगा तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली रेडियस क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि जैसे शिल्डिंग इफेक्ट अगर पुअर होगा मीन्स घटेगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज ये बढ़ जाएगा, और जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उल्टा शिल्डिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा होगा न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, दैट इज रेडियस घटेगा। न्यूक्लियस का प्यार सारे इलेक्ट्रॉन पे जो होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, मतलब कि न्यूक्लियस का प्यार सारे इलेक्ट्रॉन पे होगा उसको कहेंगे न्यूक्लियर चार्ज, और न्यूक्लियस का प्यार जो सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे होगा उसको हम लोग कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बहुत डिफरेंस होता है न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं कि न्यूक्लियस का प्यार सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो उसको कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज, और न्यूक्लियस का प्यार सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और शिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं कि द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
द डिक्रीजिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू क्या, द डिक्रीजिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by the nucleus, the decreasing force of attraction exerted by the nucleus on the valence shell electron due to presence of inner shell electron is called shielding effect. means जो न्यूक्लियस को क्या करता है, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन से जो बचाता है उसी को हम लोग कहते हैं शेल्डिंग इफेक्ट। अगर शेल्डिंग इफेक्ट पुअर होगा तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली रेडियस कम होगा। तो लेंथेनॉइड का अट्रैक्शन क्या होता है बच्चा, कि जब हम लोग मूव करते हैं अलोंग द लेंथेनॉइड सीरीज तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई धीरे धीरे घटता है। इस डिक्रीजिंग एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई को हम लोग बोलते हैं लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। इसका क्या क्या कॉज है, तो इसका कॉज पहला है कि एफ इलेक्ट्रॉन का शेल्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन ऐड होता है और 4f सबसे में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, जिसके कारण न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसके कारण रेडियस घट जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अबाउट लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, उसका क्या कॉज है, उसका क्या कंसिक्वेंसेस है, क्या परिणाम है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।